नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव। चीन के खिलाफ मोदी सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। 4G के लिए चीनी उपकरण नहीं यूज करेंगे। BSNL, MTNL नई शर्तों के साथ अब सरकारी टेंडर निकालेंगे। टेंडर में चीनी कंपनियों के हिस्सा लेने पर रोक लगा दी गई है। DOT ने सभी प्राइवेट कंपनियों को भी निर्देश दिए हैं। चीनी उपकरणों का इस्तेमाल तुरंत बंद हो। नए चीनी उपकरण ना खरीदे जाएं। बड़ी खबर, बड़ा फैसला भारत सरकार का। DOT ने MTNL और BSNL के लिए तो तय ही कर दिया है कि नए सिरे से टेंडर निकाले जाएंगे और चीनी सामान का उपयोग नहीं होगा। 4G के लिए चीनी उपकरण इस्तेमाल नहीं करेंगे। साथ साथ प्राइवेट कंपनियों को भी कहा है कि फौरन बंद करें चीनी सामान का इस्तेमाल। यह बड़ा फैसला बेशक, और इसके बड़े मायने। DOT ने सभी प्राइवेट कंपनियों को यह निर्देश दिए हैं। सरकारी टेंडर भी अब नई शर्तों के साथ निकाले जाएंगे। बड़ी खबर, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। 4G के लिए चीनी उपकरण इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे BSNL और MTNL। अविनाश तिवारी हमारे साथ हैं। अविनाश, और क्या कहा गया इस आदेश में? देखिए, जो आदेश निकाला गया वो संचार मंत्रालय की तरफ से निकाला गया है कि BSNL के लिए और MTNL के लिए जो 4G लाइन बिछ रही थी और जो उसके लिए तमाम सारे उपकरण लग रहे थे, इसमें जितने भी चीनी उपकरण हैं उन तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी जाए। इसके साथ साथ DOT ने सभी प्राइवेट कंपनियों को भी निर्देश दिया है, यानी कि संचार मंत्रालय ने सभी प्राइवेट कंपनियों को निर्देश दिया है कि इस प्रक्रिया को तुरंत शुरू कर दे। यानी कि प्राइवेट कंपनियां भी अगर चीनी उपकरण लगा रही हैं तो उनका इस्तेमाल न करें, उनको तुरंत बंद कर दें और नए चीनी उपकरण भी न खरीदें। इसके साथ साथ सरकार ने जो टेंडर निकाले थे उनको भी फिलहाल रोक दिया गया है। उसमें यह भी लिखा गया है कि जो अब नया टेंडर निकाला जाएगा उसमें चीनी कंपनियां प्रतिभाग नहीं कर सकेंगी। इससे पहले राजेंद्र, ऐसी एक खबर दोपहर में भी आई थी, जब अगर हम बात करें कि जो मेरठ और दिल्ली ट्रांजिट रेल बन रहा है, इसके लिए चाइना की कंपनी ने बिड दी थी, लेकिन अभी उसको टेंडर नहीं दिया गया। फिलहाल अभी टेंडर पर रोक लगा दी गई है। तो ऐसे में अब जो चीनी कंपनियां हैं भारत में जो टेंडर के लिए अप्लाई कर रही थी, उनके शायद जो है बाइकआउट किया जाए, उनको सरकार अब टेंडर देने से बची है। शुक्रिया आपका अविनाश। तो चीनी कंपनियां अब इस टेंडर में हिस्सा नहीं ले पाएंगी। चीनी उपकरण इस्तेमाल नहीं होंगे BSNL, MTNL में 4G के लिए। और प्राइवेट कंपनियों को भी कहा गया कि वो फौरन चीनी सामान का उपयोग बंद करें। और यूपी कांग्रेस अध्यक्ष 27 दिन बाद जेल से बाहर आ गए। उन्हें हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से धोखाधड़ी के मामले में जमानत मिली है। इसके बाद वो जेल से रिहा किए गए। वहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया, जमकर नारेबाजी भी हुई। आपको ये भी बताएं कि लखनऊ पुलिस ने 21 मई को अजय लल्लू को गिरफ्तार किया था। उनके खिलाफ प्रवासियों के लिए भेजी गई बस में फर्जीवाड़े का मामला दर्ज कराया गया था। जेल से छूटने के बाद अजय लल्लू ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया। दो तस्वीरें आप देखिए। जेल से अजय लल्लू की रिहाई के वक्त कैसे उनका स्वागत किया, कैसे नारेबाजी हुई, वो आप देखिए। और रिहाई के बाद वो महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने कैसे पहुंचे, उसकी तस्वीर भी आपकी स्क्रीन पर। दो तस्वीरें, दो तस्वीरें आज शाम की अजय लल्लू की रिहाई के बाद की। अजय लल्लू जेल से तो छूट गए, लेकिन यहाँ नियम कायदे एक बार फिर ताक पर रख दिए गए, क्योंकि जब अजय लल्लू जेल से रिहा हुए तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भीड़ लग गई। सोशल डिस्टेंसिंग का वहां पर बिल्कुल भी पालन नहीं किया गया। तस्वीरें देखिए आप। 2 गज की दूरी की जरूरत बिल्कुल ख्याल नहीं रही कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जोश में अजय लल्लू के स्वागत के। जेल से छूटे अजय लल्लू और उनके सहयोगी, उनके समर्थक 2 गज की दूरी का मंत्र भूल बैठे। एक से तो वो गले भी मिल लिए उत्साह में। ये वो व्यवहारिक सत्य है जो आज शाम को सामने आया। कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग हवा होती दिखाई दी वहां पर। इससे पहले भी कई राजनीतिक
जलसों में, जमावड़ों में ऐसा होते हमने देखा है। फिर वही आज दिखाई दिया शाम को। नारेबाजी हुई, अजय लल्लू का स्वागत हुआ और साथ में हुआ सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का उल्लंघन। और अब बात करते हैं पशुधन घोटाले की, जिसमें जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे बड़े खुलासे हो रहे हैं। इस मामले में 7 पन्ने की एफआईआर में जो ठगी की कहानी है उसमें पुलिस के सिपाही और इंस्पेक्टर से लेकर आईपीएस तक शामिल रहे, जो न सिर्फ धांधली में शामिल रहे बल्कि जो पीड़ित हैं उसे थाने में अपहरण कर लाया गया और एनकाउंटर की धमकी तक दी गई। जिस इंस्पेक्टर विश्वजीत सिंह का नाम आया है वो लखनऊ चौकी पुलिस में अभी चौकी प्रभारी है। पीड़ित की एफआईआर में आरोप लगाया गया कि एसके मित्तल बने आशीष राय ने सीबीसीआईडी के एसपी से मिलवाया। सीबीसीआईडी मुख्यालय में जिस आईपीएस के नाम पर चर्चा चल रही है वो इस पूरी घटना के वक्त एसपी सीबीसीआईडी भी थे और मुख्य आरोपी आशीष राय के करीबी भी। उसने तत्काल इसमें कार्रवाई करते हुए पूरे गैंग को बंधक बना लिया, गिरफ्तारी कर ली। इनकी गिरफ्तारी कर इनको जेल भेजा जा रहा है। क्या इस तरह के मामले पर खास में पूछताछ में क्या वगैरह मामले गहनता से पूछताछ की जा रही है। पहले भी इन्होंने जरूर कुछ ना कुछ किया होगा, लेकिन अभी इस बात का खुलासा नहीं हुआ। बातचीत जारी है इनसे और गहराई से पूछताछ की जाएगी। पशुधन विभाग में फर्जी करोड़ों का टेंडर दिलाने के नाम पर करोड़ों की ठगी के इस पूरे धंधे में वादी ने जो हजरतगंज कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई उसमें साफ लिखा था कि 31 मार्च 2019 की शाम 6 बजे उसको कृष्णानगर के फिनिक्स मॉल से कुछ बदमाशों ने किडनैप किया और वो लखनऊ के इसी नाका हिंडोला थाने लेकर आ गए। थाने के अंदर इंस्पेक्टर ने उसको एनकाउंटर की धमकी दी। थाने के अंदर एनकाउंटर की धमकी मिलने के बाद पीड़ित मंजीत अपनी जान बचाकर भाग गया। यह अलग बात है कि इस पूरे मामले पर यूपीएसटीएफ ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन अब तक उस इंस्पेक्टर पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है जो 31 मार्च को नाका हिंडोला में तैनात था और आज भी लखनऊ के चौक कोतवाली का प्रभारी है। विश्वजीत सिंह अभी भी लखनऊ के चौक कोतवाल हैं। यूपीएसटीएफ ने बाकायदा ऐसे पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए लखनऊ पुलिस को पत्र लिख दिया है, लेकिन ना तो इंस्पेक्टर पर कोई कार्रवाई हुई है और ना ही इस पूरे ठगी के धंधे में शामिल सिपाही दिलबहार यादव गिरफ्तार किया जा सका। बड़ी खबर, आकाशीय बिजली से मौत पर मुख्यमंत्री ने शोक जताया है। पीड़ित परिवारों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक मदद की घोषणा की है। जौनपुर और प्रतापगढ़ में आकाशीय बिजली का कहर दिखाई दिया। जौनपुर में 3 और प्रतापगढ़ में 2 लोगों की मौत हुई। बड़ी खबर, मुख्यमंत्री ने शोक जाहिर किया है। 4-4 लाख रुपए की आर्थिक मदद की घोषणा की है। अब खबर नोएडा से। वहां चलती बस में रेप के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। दरअसल प्रतापगढ़ से नोएडा आते वक्त लखनऊ और मथुरा के बीच महिला से दरिंदगी की वारदात को अंजाम दिया गया। आरोप है कि महिला अपने 2 बच्चों के साथ एक प्राइवेट बस में नोएडा आ रही थी। इस बीच महिला के साथ दुष्कर्म किया गया और इसके बाद नोएडा सेक्टर 45 में उसे जबरदस्ती बस से उतारकर वो लोग फरार हो गए। इसके बाद पीड़िता ने थाना 20 में 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया, जिसमें अब एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। ये हिम्मत है मैं बगिया वहां से तक इस बस के पीछे बस में। आज सुबह पुलिस को एक चलती बस में रेप की घटना की सूचना प्राप्त हुई थी। यह जो घटना है ये एक ओवरनाइट स्लीपर बस की है जो कि प्रतापगढ़ से गौतम बुद्ध नगर आ रही थी और जिस पर पीड़िता यात्रा कर रही थी। और पीड़िता ने जो इस केस में फैक्ट्स बताए हैं उससे ऐसा प्रतीत होता है कि जब ये बस लखनऊ से मथुरा के स्ट्रेच पे थी उस दौरान किसी समय रात को यह घटना घटी है और बस के ड्राइवर द्वारा कारित की गई है। घटना के घटने के टाइम इस बस पर
पर 12 से 13 और सहयात्री भी मौजूद थे। इस घटना की सूचना पीड़िता द्वारा गौतम बुद्ध नगर पहुंचने पे स्थानीय पुलिस को दी गई और सूचना प्राप्त होते ही इस पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया था। एफआईआर में जो नामित अभियुक्त हैं उनमें से एक को गिरफ्तार कर लिया गया है और जो बस है उसको भी सीज कर लिया गया है। मेरठ पुलिस ने जालसाजों के एक खतरनाक गिरोह को गिरफ्तार किया है जो हनी ट्रैप की तर्ज पर लोगों को फंसाकर उनका अपहरण करते थे और फिर उनका अश्लील वीडियो बनाकर वसूली किया करते थे। इस गिरोह में शामिल 7 लोगों में 2 महिलाएं भी शामिल हैं। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब गिरोह की महिला सदस्य एक टैक्सी से मुजफ्फरनगर आई और सिविल लाइंस इलाके में ड्राइवर को बंधक बनाकर उसका अश्लील वीडियो बना लिया और ड्राइवर से 10 लाख रुपयों की मांग करने लगी। इसके बाद 3 लाख रुपए की रकम देने की बात तय हुई, लेकिन ड्राइवर ने उनके चुंगल से निकलकर पुलिस को इस बात की खबर दी और इसके बाद पुलिस ने मौके से सभी 7 जालसाजों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इस गिरोह के सदस्यों को जेल भेजकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। इसने तत्काल इसमें कार्रवाई करते हुए पूरे गैंग को बंधक बना लिया, गिरफ्तारी कर ली। इनकी गिरफ्तारी कर इनको जेल भेजा जा रहा है। क्या इस तरह के कोई भी मामले प्रकाश में है पूछताछ में क्या वगैरह मामला गहनता से पूछताछ की जा रही है। पहले भी इन्होंने जरूर कुछ ना कुछ किया होगा, लेकिन अभी इस बात का खुलासा नहीं हुआ। बातचीत जारी है इनसे और गहराई से पूछताछ की जाएगी। और बाराबंकी पुलिस ने 2 ठगों को गिरफ्तार किया है जो लोगों के एटीएम बदलकर उनके खाते से पैसे निकाल लेते थे। गिरफ्तार दोनों बदमाश ऐसे लोगों को अपना शिकार बनाते थे जिन्हें एटीएम से पैसे निकालना नहीं आता था। ये बदमाश मदद के बहाने उनके एटीएम पिन जान लेते थे और फिर एटीएम में पैसे ना होने का बहाना देकर करके धोखे से उसी बैंक का दूसरा एटीएम वापस लेते थे और बाद में कहीं और जाकर असली एटीएम से पैसे निकाल लेते थे। गिरफ्तार दोनों बदमाश ठगी के दौरान अपना चेहरा गमछे या मास्क से छुपाए रहते थे। पुलिस ने चेकिंग और गश्त के दौरान दोनों बदमाशों को गिरफ्तार किया है। दोनों बदमाशों के पास से 31 अलग अलग बैंकों के एटीएम के अलावा एक तमंचा और जिंदा कारतूस के अलावा 5,000 रुपए नगद और नशीला पदार्थ भी बरामद किया गया है। प्रतापगढ़ का रहने वाला है और एक नगर कोतवाली का रहने वाला है। इनके पास से 31 एटीएम कार्ड्स बरामद हुए हैं जो विभिन्न बैंकों के हैं और विवेचना के दौरान इस बात को भी सुनिश्चित किया जाएगा कि ये 31 कार्ड किसके हैं, किन किन जगहों के पीड़ितों के हैं और उनके साथ किस प्रकार से घटनाएं हुई हैं। ये आम जनता को सबक लेने की आवश्यकता है इस वर्कआउट के साथ कि वो कभी भी एटीएम कियोस्क में जाने पर किसी अनजान व्यक्ति की मदद न लें, अपना पिन किसी को न बताएं। इधर अलीगढ़ में ईंट बनाने वाली एक कंपनी ने अपने यहाँ काम करने वाले प्रवासी मजदूरों को उनके घर भेजने के लिए बड़ा कदम उठाते हुए पूरी ट्रेन बुक कर दी। कंपनी ने ईंट भट्टों पर काम करने वाले 1756 मजदूरों को विशेष ट्रेन से अलीगढ़ से बिहार के गया और नवादा के लिए रवाना किया। इसके लिए कंपनी ने पूरी ट्रेन का करीब 8,51,000 रुपयों का किराया खुद अदा किया और सफर से पहले मजदूरों के लिए मास्क, सैनिटाइजर और खाने पीने की तमाम चीजें भी दी। कहाँ के रहने वाले हो? गया जिला। अब कहाँ अपने घर जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? महाकाल। गया जिला। अब कहाँ घर जा रहे हो? अब कैसा लग रहा है जब आप घर जा रहे हो? कितने दिनों बाद जा रहे हो? 9 महीने बाद। 9 महीने बाद कैसा लग रहा है अब? ठीक है लग रहा है। खर्चा किसने दिया आपको घर भेजने का? खर्चा किसने दिया? खर्चा कौन भेज रहा है घर? घर दिया मालिक कंपनी। ये करीब 9 महीने बाद जा रहे हैं, करीब 10वां महीना में। अच्छा, खर्चा किसने दिया सब जाने वाने का? ये तो मालिक दिया, जिस मालिक के काम कर रहे थे। हाँ। वो मालिक दिया खर्चा। और क्या क्या दिया आपको? ये किराया दिया है और वही जो कपड़े के लिए कुछ पैसे दिए हैं। हाँ। और पानी खाना दिए हैं। एक्चुअली हमारे अपने 10 भट्टे हैं और 10 भट्टे पे लगभग 2,500 आदमी कर रहे थे। मतलब जैसे 1700-1800 मजदूर हैं और उनके परिवार बच्चे मिलाकर के लगभग 2500 मेंबर हैं। 1756 लोगों की टिकट लेकर के उनको जो है यहाँ से रवाना किया जा रहा है। उनके साथ बच्चे भी हैं, तो लोग लगभग 2400-2500 लोग हैं। अब चूंकि जून के महीने में ना भट्टों पे सारा बंद हो जाता है, सीजन ऑफ हो जाता है, तो ऐसे समय में लेबर को आज कोरोना काल में जाने की दिक्कत भारी थी, संकट की घड़ी थी। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी ने और रेल मंत्रालय ने जो व्यवस्था की और स्पेशल ट्रेन चलाने की व्यवस्था की प्रवासी मजदूरों के लिए, उसी श्रृंखला में हमारे बीडीके ग्रुप ने एक पूरी ट्रेन अपने मजदूरों के लिए बुक कराई और यहाँ से मजदूर बिहार भेजे जा रहे हैं और ये सारे मजदूर गया और नवादा स्टेशन पर उतरेंगे। चीन भले ही चालाकी कर रहा हो, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था में उसकी बड़ी हिस्सेदारी है
और ये बताती है कि वो बहुत कुछ खो नहीं सकता। हिंदुस्तान से दुश्मनी निकालने के चक्कर में इधर भारत में यूपी जैसे राज्य चीन की काट तैयार करने में जुटे हैं ताकि अर्थव्यवस्था को चीन के चंगुल से आज़ाद किया जा सके। हिंदुस्तान के सबसे बड़े सूबे से फूटता ये गुस्सा चीन के खिलाफ है। इस गुस्से का इजहार करने वाले कारोबारी हैं। हालांकि सच ये है कि शहर के कारोबारी आज चीन की हरकत के खिलाफ भले ही आग बबूला हों, लेकिन 30 त्योहारों पर चीनी आइटम के जादू बिखेरने में पीछे नहीं रहे हैं। मोबाइल, टीवी के साथ ही दूसरे इलेक्ट्रॉनिक आइटम में चीनी सामानों ने जिस तरह जलवा बिखेरा है, ये किसी से छिपा नहीं है। होली की पिचकारी के साथ दिवाली की झालर चीन की मार्केट से आती रही हैं। जाहिर है इसका फायदा चीन को मिलता रहा है। चीन से सीधा कोई कारोबारी ताल्लुक न होते हुए भी वो उत्तर प्रदेश के उद्यमियों के लिए चुनौतियां पेश करता रहा है। इसमें चीन के लिए निर्यात के रास्ते सीमित रहे, लेकिन आयात में कमी कभी नहीं रही। समय की नब्ज को टटोलते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहुत पहले ही एक तस्वीर खींचनी शुरू कर दी थी। इसमें उत्तर प्रदेश के उत्पाद और जिलों की खासियत की हिस्सेदारी तय की गई थी। पूरी तरह स्वदेशी सोच पर आधारित इस रणनीति का मकसद जहां उत्तर प्रदेश को उसका गौरव दिलाना था, तो वहीं बाजार से चाइनीज आइटम को आउट करना भी। इस योजना का नाम था वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। जो हमारे स्थानीय उत्पाद हैं, वो जो स्थानीय उत्पाद हैं उनको हम बढ़ावा दे रहे हैं। उनकी गुणवत्ता में कैसे हम सुधार करें, उनकी पैकेजिंग में कैसे सुधार करें, उनकी टेक्नोलॉजी में कैसे सुधार करें। तो ये इन सुधारों से जो है वो हमारा जो उत्पाद हैं वो मार्केट में, विश्व की मार्केट में कम्पीट करने लायक बने। और ये पिछले 3 साल में देखिए उसमें इतना फ़र्क पड़ा है कि जो उत्तर प्रदेश का निर्यात था वो लगभग 3 साल में 35% बढ़ गया है। इसी जो एक जनपद एक उत्पाद योजना से जो हम लोग उनमें टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट क्वालिटी और जो इसी इंटरवेंशंस कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार 3 साल से स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा दे रही है। यूपी के उत्पाद को विश्व भर में पहुंचाना लक्ष्य है। प्रदेश में 3 साल में करीब 35% निर्यात बढ़ा है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में कई देशों में करीब 84,000 करोड़ का निर्यात था, जो 2018-19 में बढ़कर 1,14,000 करोड़ और 2019-20 में फरवरी तक 1,10,000 करोड़ हुआ है। 2017 से पहले निर्यात में उत्तर प्रदेश पूरे देश में 10वीं से 12वीं रैंक के बीच था, लेकिन आज यूपी निर्यात के मामले में देश में 5वें स्थान पर है। हमारे यहाँ से जो एक जनपद एक उत्पाद के प्रोडक्ट हैं वो एक्सपोर्ट जो हो रहे हैं वो जर्मनी, यूएस, यूरोप और यूके, इधर ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहे हैं। और उसी को हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उसको बढ़ाएं। और उसमें जैसे हमारे यहाँ बहुत अच्छा स्कोप है। हमारे यहाँ नोएडा में गारमेंट जो है वो एक जनपद एक उत्पाद है, तो अब गारमेंट की कई इकाइयाँ शिफ्ट हो रही हैं, चाइना से भी होंगी। अभी एक हमारे पास कंपनी एक आई है, जर्मनी की कंपनी, जो पहले चाइना में जूता बनाती थी, अब वो आगरा में बनाना चाहती है। तो इस तरह से हम लोग प्रमोट कर रहे हैं। अर्थशास्त्री भी मानते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार की ये कवायद बिल्कुल सही रास्ते पर है। ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट के जरिए वो चीन पर निर्भरता कम करके उसका मुंहतोड़ जवाब दे सकते हैं। इसी प्रकार से तमाम जो घरेलू उत्पादन की वस्तुएं हैं उनको भी उत्तर प्रदेश रिप्लेस करके खुद बना सकता है, यानी कि यहाँ की एमएसएमई को प्रगाढ़ कर सकता है और प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के कदम को और मजबूती से आगे ले जा सकता है। तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में तमाम संभावनाएं हैं जिस पर पहले से भी काम हो रहा है। इन्वेस्टर समिट के समय से ही काम चल रहा है और ये भी प्रयास है चाइना में जो उद्योग लगे हैं वो शिफ्ट होकर के जितने भी आ सके उत्तर प्रदेश में भी आए। और बहरहाल यूपी सरकार की इस कवायद का असर देर सवेर बाजार में दिखना तय है। हाँ, ये बात अलग है कि जनता इसे लेकर कितनी गंभीरता दिखाती है, क्योंकि सारे फायदे कीमत पर आकर सिमट जाते हैं और इसी मामले में चीन बाजी मार ले जाता है।
लखनऊ से शैलेश अरोड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट एबीपी का। इस रिपोर्ट के साथ ही वक्त एक छोटे से ब्रेक का। मैडम, ये तो जादू की छड़ी है।